स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में टॉपिक है अपना वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण स्रोत एवं कारण और वायु प्रदूषण निवारण के जो उपाय हैं उनका अध्ययन आज अपन इस वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से वायु के दूषित होने की प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है। यानी कि जो वायु में जो उनका जो विभिन्न प्रकार के दूषित जैसे गैस वगैरह वो मिल जाती हैं तो उनको अपन कहेंगे वायु प्रदूषण। और इसके जो स्रोत है समझ दो प्रकार से दूषित होने के लिए दो प्रकार से होंगे, या तो मानवीय स्रोत होंगे या वो प्राकृतिक स्रोत होंगे। पहले देखते हैं अपन प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक जो स्रोत है यानी कि जिसमें मानवीय क्रियाकलाप शामिल नहीं है, उनके द्वारा अगर कोई वायु का प्रदूषण होता है तो होंगे जैसे वनों की आग है, प्राकृतिक उल्कापात कोई भी हो तो वो होंगे प्राकृतिक स्रोत होंगे वायु प्रदूषण। इसी प्रकार मानवीय स्रोत है, उसमें पहले आएगा जो मनुष्य जाति की विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा होता है। एक नंबर पर करते हैं वनों का विनाश। वनों का कटाई होगी तो उसमें क्या होगा, पर्यावरण का असंतुलन होगा। इसी प्रकार उद्योग कल कारखाने जो लघु यानी छोटे मध्यम आकार के वृहद आकार के हैं, वायु प्रदूषण के स्रोतों में उद्योग मुख्य कारक है, क्योंकि अनेक प्रकार की जो हानिकारक गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर मोनोऑक्साइड आदि गैसें होती हैं वो उसमें वायु में मिल जाती हैं और वो वायु प्रदूषण का एक मुख्य फैक्टर। क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो वायु में जो गैसें होती हैं अगर उनसे अधिक या प्रतिशत बढ़ता है हानिकारक गैसों का तो वायु प्रदूषण होती है। तो ये जो उद्योगों से इनसे अनेक प्रकार की जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनसे अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती रहती हैं। तो उन हानिकारक जो गैसें निकलती हैं वो सीधे जाके वायुमंडल में मिल जाती हैं और वायुमंडल में मिलने उनमें कई प्रकार हानिकारक गैसें होती हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। तीसरा जो कारण आएगा वो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन का आएगा। परिवहन वायु प्रदूषण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही परिवहन के साधनों में बहुत यानी कि उनकी संख्या वृद्धि हुई है। ज़्यादातर जो होते हैं पेट्रोल डीजल के जो चलते हैं उसमें से अनेक प्रकार के कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड होंगे, धुआं होगा, सीसा पीबी जो होता है। एक स्वचालित वाहन द्वारा 1 गैलन पेट्रोल के दहन से लगभग 5x50 यानी कि 5 गुना 20 लाख घन फीट वायु प्रदूषित। यानी कि इनके एक मान के चल रहे हैं कि इतना एक जो वाहन होता है अगर वो चलता है तो वो इतने वायु प्रदूषित करता है। क्योंकि सभी हैं ये पेट्रोल और डीजल के हैं अधिकांशतः। कुछ अभी वर्तमान में जैसे बढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले, लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक ज़्यादातर जो हैं अधिकांशतः जो वाहन उसमें जो ईंधन का जो स्रोत है वो पेट्रोल और डीजल है। और जब पेट्रोल और डीजल का दहन होगा तो उसमें से जो दहन होने के बाद में जो निकलता है उसमें से धुआं जो होगा उसमें कई प्रकार के CO यानी कि नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड होंगे, कई प्रकार के अन्य घातक गैसें होंगी जो सीधे वायुमंडल में मिल जाएंगी और वायु प्रदूषण का कारण बनेगी। इसी प्रकार जो चौथा फैक्टर है वो है घरेलू कार्यों से मानव जीवन के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें घरेलू कार्य, उद्योग, कृषि, परिवहन आदि सम्मिलित हैं। घरेलू कार्यों जैसे भोजन पकाना, पानी गर्म करना आदि में लोग कोयला, लकड़ी या जो भी उपले, मिट्टी का तेल इत्यादि होते हैं और जब इनका दहन करेंगे तो वही होगा। दहन से इनसे कई प्रकार की हानिकारक गैसें निकलेंगी जो सीधे वायुमंडल में मिल जाएंगी और वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। आजकल जो काम में ले रहे हैं परंपरागत ईंधन की तुलना में जो रसोई गैस यानी LPG को अपन लेते हैं वो आ गई है। रेफ्रिजरेटर जो एयर कंडीशनर होती हैं वो भी क्या होती है, उसका जो AC वगैरह रेफ्रिजरेटर हैं ये भी क्या होती है, ये जो CFC वगैरह का क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है उसको गैस निकलती है वो उससे होती है। इसमें कुछ देर रखा है कि ये रसोई गैस LPG जो होती है वो परंपरागत से कम प्रदूषण करती है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें कुछ ऐसा कर रखा है। तो LPG है वो उसमें परंपरागत जो ईंधन होता है उससे कम प्रदूषण करता है, क्योंकि उसमें से कई प्रकार के जो हानिकारक गैसें वो नहीं निकलती हैं। जो आगे का जो 5वां फैक्टर है वो होगा थर्मल पावर स्टेशन से।
जनसंख्या बढ़ती औद्योगिकरण के अनुपात में बिजली की मांग भी बढ़ी, जिससे पूर्ति कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं उनके द्वारा होती है। ताप बिजली घरों में कोयले, तेल एवं गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इनकी चिमनियों से निकलने वाले विभिन्न गैसें, कोयले की राख, ये सभी होते हैं, ये वायुमंडल का प्रदूषण का कारण बनती हैं। जैसे इसमें बता रखा है कि अगर 1000 मेगावाट की क्षमता वाले जो थर्मल स्टेशन है, एक वर्ष में 2,60,000 टन से तो इतनी मतलब राख बनती है। भारत में 54% बिजली का जो उत्पादन है वो कोयला आधारित इसके द्वारा ही होता है। तो ये जो थर्मल जो पावर स्टेशन होते हैं, ये ज़रूरत है कि ये बिजली का उत्पादन भी हो, लेकिन इसके साथ ही क्या होता है, बिजली के उत्पादन के साथ साथ जब कोयले का दहन होता है तो वो कई प्रकार की हानिकारक गैसें बनती हैं उसमें से। दस हजार, ये जो 2,60,000, ये 10 लाख से है। कृषि कार्य, देश में हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा है, क्योंकि जो जो जनसंख्या का जो अनुपात बढ़ा है उसी की तुलना में जो खाद्यान्न उत्पादन वो नहीं हो रहा, उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न कृषि कार्यों में क्या होता है, रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। और वो केमिकल फर्टिलाइजर वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर सॉइल में जाके उसको पोल्यूशन करते हैं। धीरे धीरे वो विभिन्न प्रकार के जो केमिकल मिल जाते हैं, इसके साथ ही फसलों में विभिन्न कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। इनका अपन स्प्रे के रूप में करते हैं, तो जो हानिकारक जो केमिकल होगा वो वायु में मिल जाएगा। जैसे कुछ अपघटित होते हैं, कुछ अपघटित नहीं होते, जैसे कि CDT है, BHC है, DLD है, एंडोसल्फोस आदि ये जो होते हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक विघटन नहीं होता है इनका जो रासायनिक होते हैं वो। तो ये एक तरह से ये भी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब वायु प्रदूषण के कारण है, उनका प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे वनस्पति पर क्या, मानव के साथ ही वनस्पति वायु प्रदूषण से उतनी प्रभावित होती है, उस पर क्या होगा, अम्लीय वर्षा होगी, NO2 SO2 बनेंगे, तो HNO3 बनेगा, H2SO4 बनेगा। तो जब अम्लीय वर्षा होगी तो उसमें सभी पर, इमारतों पर, ह्यूमन मानव पर और जो वनस्पति उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब इसका रोकने के उपाय क्या है। सभी महानगर जो होते हैं जहाँ सामान्यतः उनसे होती है, तो उनमें औद्योगिक बाहर होनी चाहिए। वायुमंडल धूल, नमी जो भी होते हैं वो मिलती हैं, तो उनको रोकने के लिए जो भी प्रावधान वो होने चाहिए। 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले मानव किसी भी स्थिति में धुआं उगलने वाला कोई औद्योगिक इकाई नहीं होनी चाहिए, इनकी बाहर होनी चाहिए, वो उसको बाहर स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ अधिक पोल्यूशन नहीं हो। और जहाँ की मशीनें महीन उगलती हैं वहाँ उनको वायुमंडल में फैलाने से रोकने, तो उसके ऊपर जो चिमनी होती है उस पर फिल्टर पेपर लगा देना चाहिए, जिससे जो गैस निकलेगी वो जो बाहर निकलेगा वो प्रदूषित उसमें फिल्टर हो जाएगा, जो हवा जो होगी वो कम प्रदूषित करेगा वो वातावरण को। जिस उद्योग में निकट परिवेश में यदि प्रदूषण प्राकृतिक व मानवीय सम्मिलित कारणों से बढ़ जाए तो वहाँ श्रमिकों को विशेष नकाब काम में लेने चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, जिससे वहाँ पे वायु प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़े। वाहनों से जो होते हैं, जैसे वाहन जो होते हैं, वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना और उनसे होने वाले सभी प्रकार के रिसाव को नियंत्रित करना प्रथम आवश्यकता है। सभी वाहन निश्चित मापदंड से कम धुआं उगलने वाले, यानी कि उसमें जो परिवहन के जो साधन होते हैं इनमें जो धुआं है वो ऐसे हो कि इसमें से फिल्टर होकर निकले, जिससे कि कम प्रदूषित हो वातावरण। इसी प्रकार नहर, सड़क मार्गों व रेल मार्गों के आसपास हरी बेल्ट, यानी कि अपन जो बोलते हैं ग्रीन बेल्ट, जिसको अपन ज़्यादातर काम की ग्रीन बेल्ट होना चाहिए। जो भी है, जैसे कि रोड बनती है तो उसके बीच में जो डिवाइडर होते हैं उन पर हम प्लांट लगाते हैं। उसका काम क्या करते हैं, जब भी वाहनों से जो धुआं निकलेगा उनसे जो हानिकारक गैसें होंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे वायु में प्रदूषण कम होगा। तो हमें जो भी सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, उसके आसपास हरी पट्टी यानी कि जो पौधे हैं उनका लगाना चाहिए। पेड़ नियमित रूप से लगाकर उनका पूरा रख रखाव किया जाए, रिकॉर्ड रखा जाए। वाहनों में जहाँ भी स्पेस हो वहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़
वायु जो भी प्रदूषण होते हैं उनके रोकने का एक जरिया होता है, क्योंकि वो हानिकारक, जैसे वायु प्रदूषण जो भी हानिकारक गैसें होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, CO2 एब्जॉर्ब कर लेंगे, बदले में ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो क्या होगा, वायु प्रदूषण का स्तर वो धीरे धीरे कम होगा। तो जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हरी पट्टी का जो सड़क मार्ग हैं, रेल मार्ग, क्योंकि वहाँ पर जो वाहनों के चलने से तो उनके ज़्यादा प्रदूषण होता है, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।